नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद मितेश सर में। देखिए दोस्तों, जो इतिहास की जो किताब शुरू हमने करवा दी थी, ठीक है, और अब हम शुरू कर रहे हैं भूगोल की किताब। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो पहला पार्ट है इसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। ये देखिए सौरमंडल में पृथ्वी, ये देखिए बीच में सूर्य है, पहले बुध ग्रह है, फिर शुक्र ग्रह है, और फिर पृथ्वी, फिर मंगल। शुक्र ग्रह इसमें ये रहा, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, ठीक है। ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। ये बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और ये 8 तो ये हो गए, ठीक है। और एक ये जो पहले था ये क्रॉस कर रहा है, देखिए ये क्रॉस कर रहा है प्लूटो। तो ये बोर्न ग्रह की श्रेणी में इसको रखा गया प्लूटो को, ठीक है। आइए अब पाठ पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पाठ फटाफट से करेंगे ताकि जो पूरा सिलेबस टाइम से हो सके। देखिए दोस्तों, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती आती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटे छोटे चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं तो कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ टिमटिमात अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। वो ये सामान्य से जो तारा तारा है वो बता रखा है इसके अंदर। अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप जो चंद्रमा है उसको लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं पूरा, ठीक है। जैसे ये पूरा चंद्रमा, ये पूरा गोल चंद्रमा पूर्णिमा को दिखाई देता है। और जो इसके बाद 15 दिन बाद में आप इसे देख नहीं सकते, क्योंकि ये जो नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है उस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ऐसी रात्रि में अगर आसमान साफ होता तो आप आसमान का अवलोकन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और आगे से पूछ रहा है कि आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा और इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की जो अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य का प्रकाश तेज चमकता है, इसलिए हम जो रात वाली वस्तु है उनको दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सारी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में दिखाई देती है वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, ये पृथ्वी है। आप पृथ्वी से बाहर चले गए। पृथ्वी से बाहर क्या क्या है? चंद्रमा है, सूर्य है, और चमकने वाली जितनी वस्तु है वो सारे क्या है? गोल घूमने वाले हैं, और अपने एक तो अपनी जगह पे गोल घूमने वाले और परिक्रमा करने वाले। तो सारे के सारे क्या हो गए? खगोलीय पिंड, ठीक है। पृथ्वी से जो भी बाहर है सारे घूमने वाले वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं, ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं और गर्म होते हैं। वे गैसों से बने होते हैं, ठीक है। एक गैस नहीं, बहुत सारी गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी खुद की ऊष्मा होती है और प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, जैसे सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। खगोलीय पिंडों को तारा भी कहा जाता है। इनमें क्योंकि गैसें होती है काफ़ी और ये गर्म होते हैं, अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है जो दूसरे ग्रहों को ये मिल जाती है, इनसे ऊष्मा और प्रकाश। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें बता रखा है, एक चित्र है, सप्तऋषि एवं ध्रुव तारा बता रखा है, ठीक है। देखिए आइए पहले पढ़ते हैं। रात के समय चमकते हुए अगनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत दूर अधिक होने के कारण लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते और वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। अभी जैसे अगर हम बात की जाए तो पृथ्वी के नज़दीक का जो सबसे तारा है, पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक का तारा है वो कौन सा है? सूर्य है, ठीक है। और बाकी जो दूर दूर इसलिए वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं। सूर्य भी एक तारा है, तो बहुत ज़्यादा नज़दीक वाला जो तारा है वो सूर्य है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तु छोटी दिखाई पड़ती है। तो अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी कितना छोटा दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरह रात्रि में जो आसमान की ओर देखते समय आप तारों के जो विभिन्न समूह द्वारा बनाए गए विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर यानी बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है।
अब नक्षत्र मंडल देखिए, ये दे रखा है। ये लड़के देख रही है, इसको अगर देखना हो, मान लो ध्रुव तारा देखना हो उसको, तो कैसे देखिए, देखो आसमान में इस तरह के तारे आपको दिखा देंगे। ये तो है सप्तऋषि मंडल, ये वाले हैं, ये सारे सप्तऋषि मंडल है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 6 और 7 के सीध में ये जो लास्ट वाले 6 और 7 है, इसके सीध में आप देखोगे तो 6 और 7 के सीध में आप देखोगे तो बिल्कुल ये जो सीधा वाला ये जो तारा है, ये वाला ध्रुव तारा है। ठीक है, संकेतक तारा है, ये वाला ध्रुव तारा बिल्कुल सीधे है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल है ये। ठीक है, सप्तऋषि यानी सप्त यानी 7, ऋषि यानी संत, 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र या अर्सा मेजर कहा गया है। इन तारों को अर्सा मेजर कहा गया है। देखिए ये जो तारे हैं इनको ये अर्सा मेजर, ये अर्सा है, ये बिग बियर, अर्सा बिग बी नक्षत्र मंडल बोलते हैं इनको, अर्सा मेजर बोलते हैं और बिग बियर भी बोलते हैं। तो बिग बियर किनको बोलते हैं? अर्सा मेजर इसको बोलते हैं। देखिए इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिग बियर और अर्सा मेजर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, नक्षत्र मंडल इसको बोलते हैं, ये जल्दी से पहचान में आ जाते हैं। तो पुराने ज़माने में इनकी सहायता से दिशा का निर्धारण होता था। चित्र इसमें दे रखा है, जो आपको मैंने बताया था वही है। अपने परिवार या पड़ोस में से किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों तथा ग्रहों के नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे कि कौन सी दिशा कहाँ पर है, तारों से मालूम पड़ता था। उत्तरी तारा जो है वो उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो वो ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। ठीक है, जैसे अगर मैं बात बोलूँ, ये पृथ्वी से हम बाहर निकल गए, हम पृथ्वी से बाहर निकल गए तो अब कहाँ पर है ध्रुव तारा, कैसे मालूम पड़ेगा? तो हम वहाँ पर पृथ्वी से जो बाहर है तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा? पृथ्वी तो गोल घूम रही है, पृथ्वी तो गोल घूम रही है, लेकिन जो पृथ्वी के बाहर जो अंतरिक्ष है वो तो अपनी जगह स्थिर है। तो कैसे मालूम पड़ेगा कि उत्तर दिशा कौन सी है? तो नक्षत्र मंडल जैसे बताया 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इस तरह के होते हैं। ठीक है, तो ये 6-7 वाले हैं, ये इन 6-7 वालों को आखिर में मिला करके एक तारा है, तो वो आ जाएगा आपके ध्रुव तारा। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश नहीं होता है, ऊष्मा भी नहीं होती है। वे खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ग्रह कहलाते हैं। तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। ग्रह अंग्रेजी में ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, और जो प्लेनेट है वो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है। ठीक है, जिस प्लेनेटाइट का अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक। प्लेनेटाइट का अर्थ होता है परिभ्रमक, जो यानी चारों ओर घूमने वाला है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह जो ग्रह होता है वो अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। सूर्य पृथ्वी को अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर ये चंद्रमा की तरह प्रतीत होगी जैसे पृथ्वी है। अब पृथ्वी से हम चांद को देखें तो चांद ऐसे। ठीक है, अब मान लीजिए हम चांद पर है तो पृथ्वी कैसे दिखाई देगी? पृथ्वी ऐसे दिखाई देगी। जब हम चांद पर है और तो चांद से पृथ्वी कैसे दिखाई देगी? ऐसे दिखाई देगी। और पृथ्वी से चांद कैसे दिखाई देगा? ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, समान अंतर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो आ रहा है ये है, इसको आपको थोड़ा जो मोबाइल है सीधा करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये पेज रोटेट नहीं हो रहा है तो उसको ऐसे पढ़ा देते हैं। देखिए पढ़ लीजिएगा आप। सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा है, देखिए एक शुक्र ग्रह सॉरी बुध ग्रह है। सबसे पहले बुध ग्रह, फिर शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। ठीक है, तो पढ़ते हैं। देखिए बुध ग्रह है, खास मोटा मोटा ऐसे ध्यान रख लीजिए, जो जितनी पास में रहेगा उसको उतना कम टाइम लगेगा।
तो बुध को लगते हैं 88 दिन सूर्य की एक परिक्रमा करने में। सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं उसको 88 दिन। ये बहुत ज़्यादा पास में बुध के हैं, बुध सूर्य के हैं। दूसरे नंबर पर शुक्र, तो इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको टाइम लगेगा सूर्य की परिक्रमा करने में 255 दिन। सूर्य की परिक्रमा करने में शुक्र को कितना टाइम लगेगा? 255 दिन। इसी तरह पृथ्वी को 365 दिन और मंगल को 365 से ज़्यादा होंगे, 687 दिन। ठीक है। और इसमें खास बात बस ये ध्यान रखनी है कि जो आज चंद्रमा है, बुध पर चंद्रमा या उपग्रह कोई नहीं है, शुक्र पर भी कोई चंद्रमा उपग्रह कोई नहीं, पृथ्वी पर एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। ठीक है। और जो मंगल ग्रह है उस पर भी चंद्रमा है, लेकिन उस मंगल पर ग्रह 2 चंद्रमा है, पृथ्वी पर एक चंद्रमा है। ठीक है। इसमें एक चीज़ दे रखी है, जो सूर्य के बिल्कुल नज़दीक है वो कहलाते हैं अंतरिक्ष ग्रह। ठीक है, चट्टानों से बने हैं। यानी कि जो 4 ग्रह है, ये चारों ग्रह हैं, ये चट्टानों से बने हैं। ठीक है, सूर्य के बहुत नज़दीक है और चट्टानों से बने हैं। नेक्स्ट है बाकी के जो 4 ग्रह है वो ये जो 4 ग्रह 1 2 3 4, इसके बाद में एक पट्टी आती है क्षुद्र पट्टी, फिर उसके बाद में 4 ग्रह आते हैं। ठीक है, तो 4 ग्रह तो बता दिए। और बाकी के जो क्षुद्र पट्टी के बाद में बाकी 4 ग्रह तो बृहस्पति शनि अरुण वरुण आते हैं। वो देखिए, तो बृहस्पति को क्या, बृहस्पति को बृहस्पति को टाइम लगता है ज़्यादा। तो बृहस्पति को कितना टाइम लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में? 11 साल 11 महीने। ठीक है, 11 साल 11 महीने यानी 12 साल लगाओ मान लो। और इसका जो बृहस्पति है, बृहस्पति का जो उपग्रह है, बृहस्पति के उपग्रह हो गए यानी बृहस्पति के चंद्रमा 53 हो गए। ठीक है, और शनि के भी 53 ही है। तो बृहस्पति शनि के 53 चंद्रमा है। और बाकी जो शनि ग्रह है, शनि ग्रह कितना टाइम लेता है? वो लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में 29 साल 5 महीने। सूर्य की परिक्रमा करने में 29 साल 5 महीने। ठीक है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 1 साल लगता है। शनि को सूर्य की परिक्रमा करने में 29 साल लगते हैं। ठीक है, और बाकी के यूरेनस और नेपच्यून की बात करें तो जो यूरेनस है इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको सूर्य की परिक्रमा करने में 84 साल लगते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में 84 लगते हैं। और नेपच्यून को सूर्य की परिक्रमा करने में 164 साल लगते हैं। इसको 84 साल यूरेनस को और 164 साल नेपच्यून को। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि जो यूरेनस और नेपच्यून है तो इनके चंद्रमा कितने? तो यूरेनस के चंद्रमा है 27, इसके चंद्रमा 27 और इसके चंद्रमा है 13। ठीक है, ये लिख रखा है दोस्तों, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये जो 4 ग्रह है ये वाला है, यह भी आपको पता है, ये आपको पता है जो बृहस्पति शनि और यूरेनस नेपच्यून, ये है बहुत बड़े आकार के हैं, सूर्य से बहुत दूर है। ठीक है, गैस और तरल पदार्थों से बने हैं ये जो है ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने। और जो पिछले वाले वो 4 वो चट्टानों से बने हैं। ठीक है, सूर्य के पास वाले ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं और वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। दोस्तों पहले इसको ही पढ़ लेते हैं, ये क्या क्या दे रखा है। ठीक है, ये क्या क्या दे रखा है पहले इनको पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि पौराणिक रोमन कहानियों में जो सोल है वो सूर्य देवता को कहा जाता था। सोल है सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। ठीक है, सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखना है। ठीक है, वो बच्चों के लिए है। इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे बात करें तो ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, लेकिन जो अंग्रेजी शब्द के ज़्यादातर शब्द ग्रीक भाषा से लिए हुए हैं, जिसका अर्थ है पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का विवरण। ठीक है, ये जो ज्योग्राफी है 2 ग्रीक भाषाओं से मिल करके बना है। जियो यानी पृथ्वी, ठीक है, और ग्राफिया का मतलब है अध्ययन या लिखना। ठीक है, तो यानी पृथ्वी के संबंध में जानना, लिखना, अध्ययन करना। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई है जियो यानी पृथ्वी, अभी लॉजी यानी जियोलॉजी यानी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री
जियोमेट्री यानी पृथ्वी का मापन। जियोइड, जियोइड यानी पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है। एक चीज़ इसमें और दे रखा है कि रात में आप क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोलीय शास्त्र कहते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं विलोम शब्द की बात करूँ तो एक होता है भूगोल, भूगोल यानी पृथ्वी, और एक होता है भूगोल का अपोजिट खगोल, खगोल यानी पृथ्वी के बाहर। तो पृथ्वी के बाहर जो भी कुछ चीज़ है वो सब खगोलीय है। ठीक है। और तो पृथ्वी के बाहर की जो भी चीज़ें उसका जो अध्ययन होगा तो वो खगोलीय होगा। तो पृथ्वी के बाहर का जो भी अध्ययन करेगा वो खगोल शास्त्री होगा। ठीक है। तो भारत के जो प्राचीन खगोल शास्त्री थे वो थे आर्यभट्ट। ठीक है। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। यानी जो सूर्य है इसका जो परावर्तन का जो सूर्य आ रहा है, ठीक है, उसके कारण जो पृथ्वी है उस पर प्रकाश पड़ता है वो चमकती है, और जो सूर्य है उस पर प्रकाश पड़ता है चंद्रमा पर प्रकाश पड़ता है वो चंद्रमा चमकता है। बाकी जो ग्रह है उस पर भी वो सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है इसलिए वो चमकते हैं। आज के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा खोजने में लगे हुए हैं। देखिए आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक जो है वो उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी का सहचर साथ में चलने वाले से चारों ओर चक्कर लगाता है, और हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश या ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास चंद्रमा भी है। जैसे बात करें तो बुध के पास और शुक्र के पास चंद्रमा नहीं है। पृथ्वी के पास चंद्रमा है, एक है। मंगल के पास में 2 है। बृहस्पति के पास में 53 है। शनि के पास में भी 53 है। ठीक है। इसके बाद में नेपच्यून, यूरेनस और नेपच्यून, तो यूरेनस के पास में 27 है और नेपच्यून के पास में 13 है। तो ये हो गए। ठीक है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है। यहाँ पर आगे जो वीडियो बनेगी वो यहाँ से सौरमंडल से बनेगी। ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।